Which of the following strategies promotes inquiry while teaching the theme food? फूड के बारे में पढ़ा रहे हैं, कौन सी रणनीति है जो पूछताछ को या इंक्वायरी को बढ़ावा देगी? पहला ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। तो इससे क्या होगा, वो पूछताछ करेंगे क्योंकि उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स का फेवरेट खाना पता लगाना है। बात तो ठीक है, इसमें बच्चा इंक्वायरी करेगा, पूछताछ करेगा घर पे जाके, ठीक है। शोइंग पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स यूज्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो उपयोग किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं उनके चित्र और उनको प्रिजर्व करके अगर रखा गया है केमिकल के थ्रू या जैसे भी, तो उसको दिखाना। बट इससे इंक्वायरी प्रमोट नहीं हो रही है, पूछताछ प्रमोट नहीं हो रही है, क्वेश्चन आंसर प्रमोट नहीं हो रहा है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, तो कलेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा इंक्वायरी नहीं है, उतना एक्टिव बच्चा नहीं है जितना एक्टिव यहाँ है जब वो डायरेक्टली फैमिली मेंबर से पूछेगा। सिंपल बात। डिमॉन्स्ट्रेटिंग फायरलेस कुकिंग ऑफ सैंडविचेस, शिकंजी, लेमन वाटर एटसेट्रा, तो इससे भी जो फूड है ये मतलब लिमिटेड चीजें हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसको क्वेश्चनिंग की स्किल यानी इंक्वायरी, जब वो पूछे जाकर के पूछताछ करे, उस चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा जब मिलेगा जब वो अपनी दादी से, दादा से, नानी से, नाना से, जो भी घर में या आसपास पड़ोसी भी हैं अगर, उनसे उनका फेवरेट खाना पूछेगा और वो कैसे बनाया जाता है एंड ऑल, तो वो बातचीत करेगा। सबसे ज्यादा एक्टिव फर्स्ट ऑप्शन में होगा बजाय कि किसी फोटो दिखाने के। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और बताइएगा क्या जवाब सही होगा। स्टेटमेंट ए कहता है बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। तो बोरा राइस कहां पे होते हैं? असम में होते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए, पहले भी पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट बी क्या है? पैडी ग्रोज वेल इन क्ले सॉइल एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। तो जो धान की खेती होती है या जो पैडी क्रॉप है जिसको पानी ज्यादा चाहिए, वो एक तो चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल में होती है और प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। ये हम सबको पता ही है कि जो धान है या फिर गन्ना है, इन सारी फसलों को पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो ये भी ठीक है। और बोरा राइस जो है असम में मिलती है, ये जो राइस की एक कॉमन वेराइटी है। तो दोनों ही बातें सही हैं, हमें कोई दिक्कत कहीं भी नहीं लग रही है। ए एंड बी आर ट्रू, जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, अगेन मुश्किल, मतलब बड़े से क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुश्किल तो क्या कहें। रहा बचा ये जो ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है, ये सर में दर्द कर देता है आपके। एलेक्स एंड ईवीएस टीचर, एलेक्स है एक ईवीएस टीचर, कक्षा 3 के ईवीएस टीचर हैं। वाइल इंट्रोड्यूसिंग द थीम वर्क वी डू हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स टू कट कलरफुल स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट। यानी एक चटाई बनाने में अलग अलग स्ट्रिप्स जो अलग अलग पट्टियां काटी हैं बच्चों की, उसको वीव करके बुनाई करके और एक चटाई बनाने की कोशिश कर रहा है बच्चा। द एजेस आर ग्लूड टुगेदर टू मेक अ ब्यूटीफुल मैट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स शुड एलेक्स हेल्प हिज स्टूडेंट्स फोकस? कौन से उद्देश्य हैं जो चटाई बनाते हुए बच्चे सीख पा रहे हैं यहाँ पे? लर्निंग अबाउट कलर्स, पैटर्न्स एंड डेवलपिंग एन एस्थेटिक सेंस। एक एस्थेटिक सेंस, एक सौंदर्यात्मक समझ कि वो तरीके से उसको अटैच कर पा रहे हैं या ग्लू कर पा रहे हैं प्रॉपर, ताकि वो नीट लगे। या फिर अगर हम बात करें अलग अलग कलर की पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अट्रैक्टिव कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात तो सही है, पॉजिटिव है ये बात, बच्चे सीखेंगे, एस्थेटिक सेंस डेवलप होगा। एस्थेटिक सेंस क्या है? हमारा ब्यूटी को लेके, नेचर को लेके अप्रिशिएट करने की जो हमारे अंदर की क्षमता है उसका विकसित होना, है ना। कई लोग होते हैं वो, उनका एस्थेटिक सेंस इतना खतरनाक होता है कि वो कुछ भी ऐसा चूज कर लेते हैं। कई लोगों को रणवीर सिंह याद आ रहे होंगे इसमें, बट उनकी कहानी अलग है, उनको रहने देते हैं, है ना। कि वो कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जो उनको लग रहा है ये सबसे ज्यादा एस्थेटिक सेंस उनका एकदम टॉप पे उन्होंने यूज किया है, बट वो बाकी लोगों को विचित्र लग सकते हैं। तो वो एस्थेटिक सेंस बच्चे का विकसित होगा एक तो। दूसरा, रिलेटिंग द एक्टिविटी टू वीविंग डन बाय वीवर्स। तो ये एक्टिविटी बच्चों को पता लगेगा कि कैसे वीवर्स जो है, बुनकर हैं, वो कैसे किसी चीज की बुनाई करके इतनी मेहनत से वो बनाते होंगे, क्या प्रोसेस रहती होगी। तो ये बात भी सही है। एक ऑक्यूपेशन के बारे में पता लगेगा कि कैसे कोई काम होता है, इसी थीम के अंदर ये था भी। मेमोराइजिंग द स्टेप्स ऑफ मेकिंग मैट, यानी स्टेप्स को मेमोराइज करना, याद करना, तो वो तो वैसे भी आप रट्टे लगवा लेते हैं, लेकिन जब वो करके सीखेगा तो अपने आप ही याद रहेगा, मेमोराइज कराने की जरूरत क्या है। तो मेमोराइज, रिकॉल, ये नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। चूजिंग पेपर्स ऑफ अट्रैक्टिव कलर्स एंड लर्निंग कटिंग ऑफ स्ट्रिप्स परफेक्टली, ये बात भी सही है। आकर्षक रंगों के पेपर को चुनना और स्ट्रिप को प्रॉपर तरीके से कट करना, उसमें भी उसकी स्किल डेवलप होगी। तो सी को हटा दें तो बाकी सब सही है। ए बी डी नाम का कोई ऑप्शन हो तो आप थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं और समझते हैं कहानी क्या है, बताइएगा एक बार। नंबर 20 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल-ब्रूनी, अल-ब्रूनी पे भी पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी में गिवन है, इज नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है अल-ब्रूनी के बारे में? चूज द करेक्ट आंसर। अल-ब्रूनी के बारे में क्या सही नहीं है? सिंपल बात
ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट पॉन्ड्स इन इंडिया, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। फिर क्या आया था, मूंगफली छीलने थोड़ी ना आए थे अलब्रूनी जो है उज्बेकिस्तान से, वो यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में, तालाब के बारे में कि कितनी एडवांस टेक्निक या किस तरह से लोग यहाँ पे बनाते थे तालाब वगैरह को, या आर्किटेक्चर हमारा कैसा था। जो जितने भी तालाब थे या घाटीसर वगैरह की भी हम बात करें तो इन पे उन्होंने लिखा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा। मूंगफली थोड़ी छील रहे थे यहाँ के, इसलिए थोड़ी ना हम आज भी उनको पढ़ रहे हैं, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो क्यों हम पढ़ रहे होते। तो ये गलत है बात, लेकिन फिर भी हमें बाकी के 3 ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे, क्या पता कोई इससे भी गलत मिल जाए। He has praised the making of ponds in India, हाँ उन्होंने प्रेज किया, प्रशंसा की कि भाई भारत में तो तालाब की टेक्निक क्या है, बहुत ही बढ़िया है ना। द प्लेस दैट अल-ब्रूनी केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान, हाँ उज्बेकिस्तान कहते हैं आज हम। मोर देन 1000 years ago he came to India, बिल्कुल सही बात है। तो पहली ही बात गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। अगर हम अल-ब्रूनी की बात करें तो ये एक स्टैंप है जो कब से मिलती है हमें, देखो लिखा हुआ है इसमें, दिस स्टैंप केम आउट इन 1973, 1973 में जब ये स्टैंप, जो स्टैंप आप देख रहे हैं ये आई सामने, ये स्टैंप बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे तो 1000 years आफ्टर हिज बर्थ, उनके जन्म के 1000 साल बाद बाहर आई है। और उन्होंने कैसे क्या किया कि पीपल जो इंडिया में है वेरी स्किल्ड है एट मेकिंग पॉन्ड्स, माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज, जिसको हम रेज्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो खूब सारी तारीफ यहाँ के आर्किटेक्चर की इन्होंने की थी अल-ब्रूनी ने। सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखिएगा और समझते हैं। और अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 21 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़ इज करेक्ट, जोहड़ कह लीजिए इसको, पोखर कह लीजिए, इसके बारे में कौन सी एक बात सही है। जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, फटाफट से बताइए। जोहड़ के बारे में कौन सा एक कथन सही है। जोहड़ के बारे में क्या बात सही है, इट पंप्स ग्राउंड वाटर इनटू नियर बाय वेल्स, यानी आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। स्टोर्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, या फिर इट फिल्टर्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। सिंपल है, ये जो पोखर हो गया, जोहड़ हो गया जिसको हम कहते थे पुराने समय में, इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है कि जब वर्षा होगी तो पूरे गांव या आसपास के उस मोहल्ले के लिए, मोहल्ला के लिए, खैर गांव या जो भी समुदाय है आसपास का, वो उस पानी को यूज कर पाएंगे, उसको एक जगह पे स्टोर कर लिया जाएगा, रेन वाटर को, जो बारिश का पानी है, और उसी को जोहड़ या फिर हम पोखर कह रहे हैं, इस तरह का कुछ दिखता था, है ना। तो ये कम्युनिटी बेस्ड वाटर कंजर्वेशन था। अब व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 12 ग्राम पर ml एंड अ वॉल्यूम ऑफ 3 ml। तो हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, कितनी है डेंसिटी, 12 ग्राम पर ml की, ठीक है। वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम है 3 ml का। हमको क्या चाहिए, मास चाहिए, मास वो और कुछ नहीं है, या तो हमें फॉर्मूला पता होगा या नहीं पता होगा, है ना। सिंपल है, मतलब जिन्होंने साइंस पढ़ी उनको याद होगा, मुझे भी ये देखना ही पड़ा था अभी क्योंकि इतना ज़माना हो गया और अलग से साइंस पढ़ी नहीं थी। तो मास का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन का रिस्क रहेगा, या तो आप दुनिया भर का सब कुछ पढ़ जाएं या 1-2 क्वेश्चन को थोड़ा कॉमन सेंस से यूज़ करें, या फिर मतलब वही अक्कड़ बक्कड़ भी करना पड़ सकता है इसमें। अब ये मतलब बहुत अच्छा तरीका नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करती कि अक्कड़ बक्कड़ करें, बट क्या ही करेंगे फिर अगर 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिखेंगे आपको तो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है ना कि रिपीट ही हो क्वेश्चन। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। असर्शन क्या है, कथन क्या है भाई, वी कैन कुक फूड इजीली एट सी लेवल एज कंपेयर टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, यानी हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। यानी आप गोवा गए हैं तो वहां आसानी से आप खाना पका लेंगे, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड की बात करूं मैं, लद्दाख अगर आप गए हुए हैं तो उसके मुकाबले आप गोवा में आसानी से खाना पका लेंगे। यानी सी लेवल पे अगर हम रहते हैं, यार मतलब नॉर्मली भी अगर हम, जरूरी नहीं है हम इसमें यही लाएं, लेकिन हायर ऑल्टीट्यूड मतलब जहां पे भी आप नॉर्थ के तरफ जा रहे हैं कंट्री, मतलब और ऊपर जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड जहां ज्यादा है। तो ये बात सही है कि गलत है, ये बात सही है। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, यानी जैसे ही हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, आप कहाँ गए, आप गए मनाली, या फिर आप गए लद्दाख, या फिर आप गए जम्मू एंड कश्मीर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, जो हम कहते हैं भाई कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस और कुछ तो होता था, है ना। तो अगर हम बात करें तो वो
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे। यानी दिल्ली में जिस मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है, तो हो सकता है कि वहां और कम पे भी उबल जाए, मतलब जो डिक्रीज हो जाएगा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है अगर हम लद्दाख चले जाएं, क्योंकि वहां ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो मुश्किल हो जाएगी खाना पकाने में। तो ये इन्होंने उल्टा कह दिया, जबकि हायर ऑल्टीट्यूड पे डिक्रीज होगा जो बॉइलिंग पॉइंट है। तो आर इज रॉन्ग, ए इज राइट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज दी, बस आपने तो रट्टे लगा रखे कि ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, जवाब यही देते हो चाहे क्वेश्चन कोई हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड वॉचर्स दैट देयर इज अ पेक्यूलियर species of birds. The male bird make their own nests and the female bird looks at all the nests and selects the one she likes the best and decides in which nest to lay her eggs. The name of the bird is. पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने ये प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति होती है, जिस प्रजाति में जो नर पक्षी है अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उन्हें घोंसला, उसमें जाकर के अंडे देती है। बताइए। अब इसके बारे में बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, ये वीवर बर्ड है ना, ये वहां आप देख भी सकते हैं ये क्या है, वीवर बर्ड है। तो टाइप्स ऑफ बर्ड्स भी कई बार पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखना एक बार, क्या है क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है असर्शन और रीजन। क्या है असर्शन? द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज अ मेजर थीम इन ईवीएस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंटेड एज अ सब थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक बात है भाई, सब थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स में प्लांट्स एनिमल्स आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज हाईलाइटेड थ्रू द थीम्स। कि भाई जो ह्यूमन बींग्स है और उनसे जुड़े हुए जो अन्य जीव हैं, चाहे वो आपके प्लांट्स हों चाहे वो आपके एनिमल्स हों, ये सब इंटरडिपेंडेंट है, हम एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ठीक है ना। तो ए इज ट्रू आर बी ट्रू, दोनों ही ठीक है, स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन भी ठीक है। तो बोथ द असर्शन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। हाँ ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो बेसिक का ही जवाब था कि भाई सब इंटरडिपेंडेंट हैं थीम्स और इसके अंदर ये थीम आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, स्टूडेंट्स कंडक्ट अ सर्वे। स्टूडेंट्स ने एक सर्वे किया, पूछा 4 लोगों से जाकर के उनके घर पे एंड नेबरहुड के आसपास, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन ईच फैमिली। कि मान लीजिए वो अपने आस पड़ोस में गए या स्कूल के आसपास गए सर्वे करने, जैसे जनगणना होती है मान लीजिए, सर्वे में मतलब आप पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे कि भैया आपके घर में मेंबर्स कितने हैं, आपके घर में कितने बाल्टी पानी यूज होता है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना एसी, व्हाटएवर। तो इस तरह का एक सर्वे किया जिसमें पानी की मात्रा कितनी यूज हो रही है, कितने मेंबर्स हैं किसी घर में, ये पता किया किसने? बच्चों ने जाकर के सर्वे के अंदर। What skills and processes are developed through this activity? एक तो देखो भाई क्वेश्चनिंग की स्किल आएगी बच्चे में 100%। बिना क्वेश्चनिंग के कैसे सर्वे करोगे? तो जहां क्वेश्चनिंग नहीं है उसको तो हटा दो। क्वेश्चनिंग और क्या होगा भाई? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट थोड़ी खुद से थोड़ी पानी बना रहे हैं, वो जमीन से खोद रहे हैं जाकर के, नहीं, वो तो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है उनका, है ना, इन्फर कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं फिर कि कहाँ पे कितना पानी यूज हो रहा है किस एरिया में, या जनरली एक परिवार में कितना पानी यूज हो जाता है जब एक मेंबर इतना करता है। तो ये हुआ आपका 4th ऑप्शन जो कि बाकियों से सेंसिबल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन आपका हर बार आता रहा है कि कोई एक स्टेट दे देंगे और पूछेंगे इसका नेबरिंग स्टेट बता दो, इसके आसपास का स्टेट हमें फटाफट से बताओ। तो द टेरिटोरियल स्टेट ऑफ हरियाणा आर। तो स्टेट्स आपको बताने, टेरिटोरियल यानी हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य जो सीमा शेयर करते हैं। अगेन वो सचिन सीमा वाली सीमा नहीं, बहुत चल गया था इंटरनेट पे, है ना, सीमा सुन के हमें वही याद आता है। हम बात कर रहे हैं टेरिटरी की, या फिर हम बात कर रहे हैं किस चीज की? जो बॉर्डर्स हैं एक तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, जो टेरिटरी है बेसिकली उसकी बात चल रही है यहाँ पे, है ना, बॉर्डर भी क्या कहें। तो बताना एक बार फटाफट से। हरियाणा की बात हो रही है, तो हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब बिहार, या फिर बिहार पंजाब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हरियाणा कहीं भी फैल जाएगा, है, मध्य प्रदेश बिहार, है, देखना एक बार ये अगेन। तो हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन जो है सही है कि जो हरियाणा के क्या कहें इसको, नेबरिंग स्टेट्स हैं। अब हरियाणा आप देख लो, आपको दिख जाएगा ये रहा मैप में, यहाँ थोड़ा और इसको जूम कर देते हैं, फिर आप कहोगे हमें ठीक से नहीं दिखाया था, हमारी क्या गलती है, आपने गलत दिखाया था। देखना हरियाणा यहाँ है, बिल्कुल बगल में क्या है, अगर हम देखें यहाँ मतलब जो नेबरिंग स्टेट है एकदम वो है राजस्थान। ठीक, फिर क्या आता है आपका इधर, अगर हम देखें तो उत्तराखंड है, हाँ ठीक, नहीं उत्तराखंड नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश है ना,
क्या है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड तो बाद में आएगा, तो उत्तर प्रदेश हो गया। फिर और क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें तो आपका पंजाब है, ठीक है, यही हमसे पूछा था सिंपल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब, यही जवाब हमने अभी दिया है, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हम देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बी हाइव्स, मधुमक्खियों की छतों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है जी, कर लेंगे। हनी बीज लिव इन बी हाइव्स, एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग्स, ये बात सही है, एक क्वीन बी होती है और बाकी वर्कर बीज होती हैं, और एक मधुमक्खी के छत्ते में, और ये क्वीन बी जो होती है ये एग्स ले करती है, अंडे देती है, बात ठीक है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल बीज इन दी हाइव विच हैव स्पेशल रोल्स एज वर्कर्स, देखिए मेल बीज जो है बहुत ज्यादा, नर मधुमक्खी नहीं होती है इस मधुमक्खी के छत्ते में, और नर मधुमक्खियों का एज अ वर्कर भी कोई खास रोल होता नहीं है, इन्होंने कहा स्पेशल होगा, तो ये गलत हो गया। मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज who work all the day in making the hive and also looking after the baby bees, चलो भैया ठीक है। आर वर्कर बीज, फीमेल बीज जो है, मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज, क्यों भाई, ये मेल वाले भी तो होंगे वर्कर बी। द वर्कर बीज फ्लाई अराउंड लीची फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर फॉर हनी, बात तो सही है, ए और डी का कोई ऑप्शन है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द फीमेल, क्यों मेल जो जितनी भी है वो भी तो वर्कर बी का ही काम कर रही है ना, तो सेकेंड ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर, फटाफट से जवाब देना। क्या पूछा है, एक क्वेश्चन है, एन ईवीएस टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू थिंक एंड आंसर व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर, यानी हम सर्दियों में ऊनी कपड़ों में सहज या आराम हमें क्यों महसूस होता है, ऊनी कपड़ों में सर्दी नहीं लगती ना, क्यों होता है ऐसा, क्यों, वाई, बताइएगा फटाफट से बताओ। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये बच्चा अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है लेकिन वो कुछ इमेजिन करके बता देगा, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, या एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो ये विश्लेषणात्मक प्रश्न कहलाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो फैक्चुअल क्वेश्चन हम बड़े लोग इस तरह से बात करते हैं, है ना, बच्चे को हम ये नहीं कहते हैं कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो पता है या तो नहीं है, ये तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएगा ना वो, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया, एनालाइज करेगा कि गर्मी में क्या होता है, भाई गर्मी ज्यादा होती है यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं आप हल्के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में क्या होगा, टेम्परेचर कम है तो आप मोटे कपड़े पहनते हैं या ऊनी कपड़े पहनते हैं जो आपको गर्म फील कराते हैं। तो इसमें एनालिसिस किया है उसने, सर्दी और गर्मी के बीच में विश्लेषण किया है, तोड़ के देखा है, समझा है, तो इसमें बाकी कुछ और बनता ही नहीं है, ठीक है ना।